जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होने वाला हमारे लिए आरसीसी। आरसीसी बोले तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट हमारा होने वाला है। इसके वेटेज की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 8 to 10 मार्क्स का ये वेटेज आप लोग का रखता है हर एग्ज़ाम में। जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में तो ये ऐसा होता है कि 15 मार्क्स तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा बेसिक्स ऑफ आरसीसी हम पढ़ेंगे। देखिए, बेसिक्स ऑफ आरसीसी के बाद हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट डिज़ाइन, यानी कि सबसे पहले मैं आप लोगों को एलएसएम पढ़ाऊंगा, फिर डब्ल्यूएसएम पढ़ाऊंगा। देखो, हम यही तो गलती करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें डब्ल्यूएसएम की तो आप मान करके चलो कि 90% क्वेश्चन जो होते हैं आरसीसी के वो एलएसएम से पूछे जाते हैं, और 10% क्वेश्चन होते हैं जो किससे पूछे जाते हैं, डब्ल्यूएसएम से। वहीं पर अगर हम बात करें स्टील की तो स्टील के केस में उल्टा हो जाता है, डब्ल्यू एस एम इधर और एल एस एम इधर। तो यहाँ पे डब्ल्यू एस एम से लगभग लगभग आप मान करके चलो 75% क्वेश्चन, और एल एस एम से 25% क्वेश्चन। ये अभी तक इस तरह का प्रोसीजर हमारा चल रहा है, तो हम इसी तरीके से अपना इसको पढ़ने वाले हैं। तो एल एस एम पढ़ेंगे हम, और एल एस एम ये भी जानेंगे एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये आप लोग का मेथड है। इसके साथ ही हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम। डिज़ाइन ऑफ बीम में हम पढ़ेंगे अपना सिंगली बीम पढ़ेंगे, डबली बीम पढ़ेंगे, और टी बीम भी यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ पोर्शन हम अपना एल बीम का भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एल बीम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिज़ाइन ऑफ सीयर एंड कोडल प्रोविज़न, जो हमारा डिज़ाइन से रिलेटेड सीयर के डिज़ाइन फॉर सीयर के लिए डिज़ाइन करेंगे। और जो हमारा कोड है, कौन सा कोड है, IS 456, ठीक है, 2000, ये भी हम अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही देखिए बॉन्ड और एनकरेज और स्प्लिसिंग एंड कर्टेलमेंट जो है ये भी हम अपना कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। डिज़ाइन फॉर टॉर्जन, टॉर्जन के लिए भी हम अपना डिज़ाइन देखेंगे। साथ में हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्लैब। स्लैब में हम 1 वे स्लैब पढ़ेंगे, 2 वे स्लैब पढ़ेंगे, फ्लैट स्लैब पढ़ेंगे, रिब्ड स्लैब पढ़ेंगे। ये सारी हम अपनी स्लैब पढ़ने वाले हैं। एक और होती है हमारे पास सर्कुलर स्लैब। तो सर्कुलर स्लैब का भी जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं सर्कुलर स्लैब से, वो भी मैं आप लोगों के लिए टच करूँगा। कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो सब मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूँगा। डिज़ाइन ऑफ कॉलम भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डिज़ाइन ऑफ फुटिंग भी हम अपना डिस्कस करेंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बेसिक्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट का एनालिसिस करेंगे, देन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लॉसेस डिस्कस करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हम प्री स्ट्रेस भी अपना पढ़ने वाले हैं। जब एक बार इतना हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा डब्ल्यू एस एम का इंट्रो बताऊँगा आप लोगों को। डब्ल्यू एस एम से फ्लेक्चरल मेंबर जो होते हैं उनका हम डिज़ाइन करेंगे, और कंप्रेशन मेंबर जो है हमारा उसका भी हम डिज़ाइन करेंगे डब्ल्यू एस एम से। तो ये जो डब्ल्यू एस एम से जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो भी मैं आप लोग के लिए टच करूँगा। तो ये हमारा सिलेबस होगा जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास होगा, कोशिश क्या करेंगे, कवर ही करेंगे उसको, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे आरसीसी की। तो देखो, आरसीसी का एक गुरु मंत्र है। अगर आरसीसी आप लोगों को पढ़नी ना तो दिमाग में इस लाइन को याद रखना यार, कोई भी दिक्कत समझ लो आप लोगों को नहीं होने वाली। क्योंकि आरसीसी जो है एक कैसा सब्जेक्ट है, एक डिज़ाइन सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, डिज़ाइन वाला सब्जेक्ट है। इसमें हमें चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है। तो आरसीसी मेंबर डिज़ाइन फॉर कंप्रेशन एंड फ्लेक्चरल, जितने भी आरसीसी मेंबर होंगे वो हम कंप्रेशन और फ्लेक्चरल के लिए ही डिज़ाइन करेंगे। हमारे दिमाग में कई बार क्या है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कि सर यहाँ पे टेंशन वाली चीज़ नहीं देखेंगे क्या, ये नहीं देखेंगे क्या, वो नहीं देखेंगे। देखो, ये आप लोग को अगर ये आप लाइन आपके दिमाग में रहेगी ना तो आरसीसी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस तरीके से आप लोग कराऊंगा कि बिना कोड के आप चीज़ों को डिज़ाइन कर दोगे, बिना कोड के बीम को डिज़ाइन कर दोगे, बिना कोड के स्लैब को डिज़ाइन कर दोगे, हर एक चीज़ को बिना कोड के डिज़ाइन कर दोगे। इस तरीके से आप लोगों को ये मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले अपनी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में अपना कंप्लीट कर चुके थे कि जो भी हमारे पास अननोन फोर्सेस थे वो हम फाइंड आउट कर चुके थे अपने फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से। अब अपने चारों तरफ आप चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे उस बिल्डिंग में, अपने घर पे चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। आप देखोगे कि ना तो हर जगह की वॉल कॉलम एक सी है। एक सी है इसका मतलब क्या है कि हर जगह की जो कॉलम है ना तो उसकी विड्थ और डायमेंशन सेम है, विड्थ और डेप्थ सेम है, ठीक है। आप कहीं पे देखोगे तो कहीं पे कॉलम ऐसा होगा जिसकी विड्थ और डेप्थ क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है इन स्ट्रक्चर को आप देखिए। तो इस स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट है हमारे, जैसे कॉलम है, ये स्लैब होती है हमारी, ये वाला पोर्शन जो होता है इसको स्लैब बोलते हैं। ये सब अंदर का जो पोर्शन है इसको स्लैब बोलते हैं। ये हमारे पास बीम होता है। बीम मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया। ये हमारे पास क्या होता है, एक मेंबर होता है जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है। जो हमारे पास ट्रांसवर्स लोड होता है
उसको ये कैरी करता है। फिर उसके बाद देखिए शियर वॉल है हमारे पास, इसके साथ ही यहाँ पे फाउंडेशन है। इसी तरीके से आप इस वाले डायग्राम में देखो तो ये हमारे पास सबका सब बीम है। आप लोगों को बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा पार्ट क्या होता है। उसके बाद ये हमारे पास फ्लोर है। इसी फ्लोर को आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, अगर ये ग्राउंड फ्लोर या फिर आप इसको स्लैब भी बोल सकते हो, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या कॉलम है, ये पूरा पूरा कॉलम है। इसके साथ ही देखिए हमारे पास ब्रिक वॉल है। तो ये आप लोग अगर देखोगे तो ना तो हर एक बिल्डिंग में कॉलम का साइज़ इक्वल मिलेगा, ना बीम का साइज़ इक्वल मिलेगा, क्योंकि कॉलम और बीम के साइज़ वेरी करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीज़न होता है डिज़ाइनिंग का। क्या होता है? डिज़ाइनिंग का। क्यों? क्योंकि हम डिज़ाइन करते हैं अपना लोड को देख करके, और हमको मालूम है कि भाई हर एक बीम सेम लोड के लिए तो डिज़ाइन नहीं होगी ना। हो सकता है कहीं पर ज़्यादा लोड आ रहा हो सकता है कहीं पर कम लोड आ रहा हो। अगर मान लीजिए आपको अपना घर बनाना है, तो आपने सोच रखा है मुझे अपना घर जो है वो 3 मंजिल बनाना है या 4 मंजिल मुझे अपना घर बनाना है। तो आपने सोच रखा है, तो आप जो 3 मंजिल 4 मंजिल सोच के चल रहे हो, आप उसको जो नीचे से बनाना स्टार्ट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग तो बनाना स्टार्ट करोगे। एक सोच रहा है कि मुझे सिर्फ अपना घर 1 मंजिल ही बनाना है, तो भाई वो तो उतना बड़ा कॉलम नहीं बनाएगा ना। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो जो बिल्डिंग होती है वो लोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करी जा रही है कि कहाँ पर आप लोग का कितना लोड आना, उसके हिसाब से हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग को यही चीज़ समझाने की कोशिश करी कि हम डिज़ाइन करते क्यों हैं। तो हमारे चारों तरफ जो डिफरेंट शेप और साइज़ की जो आरसीसी मेंबर्स हैं उन पर लोड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोड आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना होता है, उनके डायमेंशंस को अलग अलग रखना होता है। तो डिज़ाइनिंग में हम यही करने वाले हैं, जो हमारी डायमेंशंस हैं, जो क्रॉस सेक्शन है उसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोड, कि किस मेंबर की कितनी डायमेंशन होनी चाहिए। अगर किसी मेंबर पर ज़्यादा लोड आ रहा है, सपोज एक कॉलम है और ब्रिज का कॉलम देखो और अपने घर का कॉलम देखो, तो ब्रिज का कॉलम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा इन द सेंस कि उसका डाया बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन घर पे उतना बड़ा कॉलम नहीं होता है कि नहीं। तो वो जो हम उसकी डायमेंशंस डिसाइड करेंगे वो किसके बेस पे डिसाइड करेंगे, अपने लोड के बेस पे। दूसरी कंडीशन में डिज़ाइनिंग में और हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम आरसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आरसीसी नाम से क्लियर है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये सब मैं डिस्कस करूँगा, एक एक चीज़ कंक्रीट पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट हम किसको बोलते हैं? सरिया। जो हम सरिया यूज़ करते हैं, जो हम अपनी बार्स यूज़ करते हैं, हम बोलें इसको स्टील बार्स हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए अगर देखो देखो बिल्डिंग तो एक मिस्त्री भी बना सकता है कि नहीं। तो फिर हम इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? समझ रहे हो? तो हमको क्या होता है, डिज़ाइन हमको इकोनॉमिकली रखना होता है और स्टेबल रखना होता है, ठीक है। इकोनॉमिकली हमको ध्यान रखना होता है, इसीलिए तो हम इंजीनियरिंग करते हैं, ताकि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाए तो कम खर्चे में अच्छे से उसकी लाइफ को बढ़ा सकें, उसको अच्छे से हम कंस्ट्रक्ट करा सकें। तो वो हमारे पास क्या होता है, वही इसीलिए तो हम इंजीनियरिंग करते हैं। तो हम क्या है कि हमको अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितना रेनफोर्समेंट आना चाहिए। अगर कोई हम सपोज हम बीम बना रहे हैं तो हमको मालूम है बीम में रेनफोर्समेंट डलेगा, तो कितना रेनफोर्समेंट सही रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ओवर रेनफोर्स हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बीम अंडर रेनफोर्स हो जाए, रेनफोर्स ही कम रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रेनफोर्समेंट ज़्यादा हो जाए, ओवर रेनफोर्स हो जाए। तो हमें फाइंड आउट करेंगे हम कि कितना हमको क्या है स्टील की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। तो ये हम अपना डिज़ाइनिंग में पढ़ेंगे। तो एक हमने डायमेंशन देखा, एक हमने आरसीसी में अपना स्टील की क्वांटिटी देखी कि हम उसको कितना फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर डिज़ाइन शुड बी इकोनॉमिकल। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो डिज़ाइन होगा, हम ध्यान रखेंगे कि हमारा डिज़ाइन कैसा हो, इकोनॉमिकल हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक मिस्त्री से ज़्यादा खर्चे में हमारी बिल्डिंग बने। तो अगर हमने इंजीनियरिंग की है तो हम सारी चीज़ें क्या अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से लेकर के चलेंगे, और अपना जो ओवरऑल कॉस्ट है स्ट्रक्चर की उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और उसकी लाइफ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या होने वाला है, मेन ऑब्जेक्ट होने वाला है डिज़ाइनिंग को लेकर के। इसके साथ ही देखिए हम बात करते हैं अपनी कंक्रीट की। तो कंक्रीट में स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए गाइस, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये हमारा क्या है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से कोर्स है। आप देख सकते हो वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से ये कोर्स है हमारा। तो वीआईपी सिविल गुरु हमारे चैनल का नाम है। हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं ऑल इंडिया जेई और एई एग्ज़ाम के लिए। कोर्स 1 है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा चल रहा है, और कोर्स 2 हमारा चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग वन लाइनर कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि ये जो कोर्स है हमारा, इसमें वन लाइनर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो उस तरीके से, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग के
क्लियर होंगे पूरे, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी, डेली क्लासेस, डेली पीडीएफ, डिटेल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, यहाँ पे आप हम इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ में यहाँ पे बात करें, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमसे व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं आफ्टर 6 PM, यहाँ पे लिखा हुआ 6 to 9 PM के बीच आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में इस कोर्स के बारे में आप लोग को बताऊं तो बीएमसी कंप्लीट हो चुका है, सर्वे कंप्लीट हो चुका है, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे, रेलवे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सोम कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, आरसीसी अभी चल रहा है, आरसीसी अभी चल रहा है, स्टील, सॉइल और ईबीएस ये हमारा क्या है मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे। 3 सब्जेक्ट ये मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो आप लोग को क्या है कि मार्च के लास्ट तक आप लोग को कंप्लीट कोर्स ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वन लाइनर वाला। इसके साथ ही गुप्ता एंड गुप्ता की बात करें तो गुप्ता एंड गुप्ता में भी हमारे ये सारे सब्जेक्ट बीएमसी, सर्वे, इरिगेशन, एफएम, हाईवे, रेलवे और एस्टिमेशन, सोम, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारा इसमें चल रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट अभी हमारे बचे हुए हैं, ये सब्जेक्ट अभी हमारे बचे हुए हैं किसमें, गुप्ता एंड गुप्ता वाले में। तो ये भी आप लोग की जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, वहाँ से जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए गाइज, अब हम देखते हैं अपना कंक्रीट। तो देखिए कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट होता क्या है, तो मैंने आप लोगों के साथ सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, वहाँ पे डिटेल में आप लोग को चीज़ें मिली हैं। तो इसके साथ ही देखिए बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास, सॉरी बिल्डिंग नहीं, बाइंडिंग मटेरियल हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई बाइंडिंग मटेरियल होगा, साथ में फाइन एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा, और क्या होगा, वाटर होगा। तो जब हम इन सबको मिक्स करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बन करके आएगी, कंक्रीट बन करके आएगी। अब बाइंडिंग मटेरियल की बात करें तो आपके पास बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, इसका काम होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, एडिटिव मटेरियल होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, उनको बाइंड करने का काम करते हैं। तो हमारे पास लाइम होता है, सीमेंट होता है, इनका हम यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। अगर हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास सीमेंट कंक्रीट हो जाएगी। अगर हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं बाइंडिंग मटेरियल की तरह तो सीमेंट कंक्रीट हो जाएगी। और अगर लाइम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइम कंक्रीट हो जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा बाइंडिंग मटेरियल के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। इसके साथ ही आता है हमारे पास फाइन एग्रीगेट। क्या था, फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का काम बताएं तो फाइन एग्रीगेट का काम होता है वॉइड्स को फिल करना। और इसके साइज़ की बात करें तो याद रखना, इसका साइज़ जो होता है लेस देन 4.75 mm होता है, ठीक है। इस साइज़ का ये हमारे पास होता है। जनरली आप लोग इसको रेत बोलते हो, तो मैं आपको बताऊं कि कंक्रीट के लैंग्वेज में ये हमारा रेत नहीं होता है। फाइन एग्रीगेट सबसे पहली चीज़ ये होता है हमारा, अगर आपने सुना हो तो बजर फुट, ठीक है, बजर फुट होता है। अगर आप बजर फुट जानते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में बजर फुट किसको बोलते हैं, तो यही आप लोग के पास होता है। उसके बाद होता है कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट की मैं आप लोगों को बोलूँ तो ये आप लोग का प्रोवाइड कराता है बल्क, एक वॉल्यूम प्रोवाइड कराता है, और इसका साइज़ जो होता है आप लोग का 4.75 mm से ज़्यादा होता है। और 4.75 mm से एक्चुअली में 80 mm तक जाता है आप लोग का कोर्स एग्रीगेट। लेकिन हम याद रखना आरसीसी में 80 mm तक कंसिडर नहीं करते इसको, हम लेकर के चलते हैं 4.75 mm से लेकर के 20 mm तक लेकर के चलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा साइज़ का अगर कोर्स एग्रीगेट हो गया तो वो प्रॉपर तरीके से जो हमारा सरिया है, सरिया बोले तो जो रेनफोर्समेंट है उसके बीच में प्रॉपर तरीके से वो नहीं आ पाता। तो जिसकी वजह से हमारा उसका ओवरऑल जो इस फिनिशिंग है या फिर स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए हम कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होगा वो हम यूज़ करेंगे 4.75 mm से लेकर के 20 mm तक हम अपना यूज़ करने वाले हैं। अब इसके साथ ही हम बात करें सर कंक्रीट कितने तरीके की होती है हमारी, तो देखो भाई हम कंक्रीट पढ़ेंगे अपनी 2 तरीके की, 2 क्या 3 तरीके की पढ़ेंगे एक्चुअली में। प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी हम पढ़ेंगे आगे। तो एक तो हमारे पास होगा पीसीसी, पीसीसी होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होगा, ये विदाउट रेनफोर्समेंट होगा एक्चुअली में, विदाउट रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसमें कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं होगी, आप लोग का बिना रेनफोर्समेंट के जो यूज़ करा जाएगा वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगा। साथ में हम बात करें यहाँ पे आरसीसी की, तो देखिए आरसीसी जो होती है हमारे पास रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है कि रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट जो होती है आप लोग की, ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, फाइबर्स भी यूज़ करते हैं, स्टील भी यूज़ करते हैं। पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि जो हम घर पे यूज़ करते हैं सरिया एक्चुअली में कि सिर्फ वही स्टील यूज़ करते हैं, नहीं, देखो फाइबर भी होता है। और आजकल तो जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो और भी बहुत ऐसे मटेरियल्स आ रहे हैं जो स्टील के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं कंक्रीट को। तो वो भी क्या है यूज़ करे जा रहे हैं, तो वो अभी उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो धीरे धीरे देखो
बाकी चीज़ें आगे बढ़ ही रही हैं तो इसमें भी कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी अपनी इस आरसीसी की बात करें तो कंप्रेशन में बहुत अच्छी होती है, कंप्रेशन बहुत अच्छी होती है हमारी, गुड होती है कंप्रेशन में। और ये वीक होती है टेंशन में। टेंशन में क्या होती है? वीक। जो हमारी आरसीसी होती है टेंशन में वीक होती है। अब देखो, अगर हमारे पास आरसीसी टेंशन में वीक है और हम भाई अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? अपनी बिल्डिंग। तो सर एक चीज़ जो हमें पता है ऑलरेडी कि ये चीज़ वीक है और फिर भी हम उसे अपनी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं सर? क्या रीज़न है उसको यूज़ करने का? अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमको उसकी जो वीकनेस है उसको दूर करना चाहिए। तो बिल्कुल देखो, जो हमारे पास आरसीसी होती है, जब हमको मालूम पड़ा कि ये वीक है टेंशन में, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल की तरह आप लोग का काउंट करा जाता है, ब्रिटल मटेरियल की तरह काउंट करा जाता है, तो हमने क्या करा? यूज़ करा इसमें। किसका यूज़ करा? तो हमने यूज़ करा इसमें रेनफोर्समेंट का। किसका यूज़ करा? रेनफोर्समेंट का, क्योंकि हमको मालूम है ये वीक है टेंशन में। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमने उसमें यूज़ करा किसका? रेनफोर्समेंट का। अब रेनफोर्समेंट का ही क्यों यूज़ करा? तो इसके दो बेहतरीन रीज़न मैं आप लोगों को देता हूँ कि इसको यूज़ करने का मेन मकसद क्या है। तो देखो, सबसे पहला रीज़न आता है हमारे पास, फर्स्ट रीज़न कि हमने इसको क्यों यूज़ करा। तो पहला रीज़न आता है बोथ हैव सेम थर्मल एक्सपेंशन, कि दोनों का किस किस का? स्टील का भी और कंक्रीट का भी, जो दोनों का थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या होता है? सेम होता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने बना दी, ये सपोज हमने बीम बना दिया और ये हमारे पास क्या है? इसमें स्टील रेनफोर्समेंट है, ठीक है। अब अब हम मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ गर्मियों में, आपने जिस टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन करा तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपका हो गया। तो टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा? आप लोग का क्या है? स्टील एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। स्टील क्या है? एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। तो अगर स्टील एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो इसमें क्या आ जाएंगे? हमारे क्रैक्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्रैक्स। और अगर हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाते हैं तो हम उसको क्या मान करके चलते हैं? फेलियर का सिम्टम्स मान करके चलते हैं कि हमारी स्ट्रक्चर क्या है? फेल होने वाली है। फेलियर का सिम्टम्स हम उसको काउंट करके चलते हैं। तो हम करते क्या हैं कि अगर मान लीजिए एक्सपेंड होगी तो क्रैक आ जाएंगी, तो फेलियर का सिम्टम्स मान के चलेंगे। तो लेकिन अगर दोनों का थर्मल कोफिशिएंट क्या है? सेम है, तो अगर जितना स्टील एक्सपेंड करेगी उतना ही कंक्रीट एक्सपेंड करेगी, तो हमारे उसमें क्या नहीं आने के हैं? क्रैक्स। क्या नहीं आने के? क्रैक्स। और क्रैक्स नहीं आने के तो स्ट्रक्चर क्या नहीं होगी हमारी? फेल। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है किसको यूज़ करने का, जो सबसे बेस्ट रीज़न माना जाता है किसको यूज़ करने का? स्टील को यूज़ करने का कंक्रीट के अंदर, क्योंकि दोनों का थर्मल कोफिशिएंट सेम होता है। अगर दोनों एक्सपेंड करेंगी तो सेम अमाउंट से एक्सपेंड करेंगी, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो भी सेम अमाउंट से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है नहीं? और इसमें हमारे कोई भी इसमें क्रैक्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही सेकंड रीज़न की बात करें, सेकंड रीज़न क्या है? तो सेकंड रीज़न है हमारे पास कि स्टील हैव हायर स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का क्या होता है? जो स्ट्रेंथ होती है वो हाइयर होती है पर यूनिट वेट। वेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, वेट से अगर कंपैरिजन करोगे तो स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? बहुत ज़्यादा होती है, यानी कम वेट के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलती है। वेट कम है और स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा। तो इस वजह से क्या हम इसको यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा ओवरऑल वेट जो है, सेल्फ वेट जो है स्ट्रक्चर का, वो कम हो जाता है और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक रीज़न है किसको? स्टील को यूज़ करने का हमारा आरसीसी में, ठीक है। जो कॉन्क्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं स्टील को, ये भी एक रीज़न है किसको यूज़ करने का? स्टील को यूज़ करने का। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वेट उसकी क्या होती है? कम वेट में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। और हमारा मालूम है कि आरसीसी की स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर स्टील का वेट कम है और स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ओवरऑल वेट जो होगा, जो सेल्फ वेट होगा, या हम ये बोलें कि जो डेड लोड होगा, वो डेड लोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका? स्ट्रक्चर का। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट की। तो कंक्रीट हमारा एक तो हेक्टोजीनियस मटेरियल है, ये तो मैंने आप लोग को सीटी में भी डिस्कस किया था कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो हमारे पास क्या, देखो हम यहाँ पे कंक्रीट के बारे में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। फालतू डिस्कस करने का मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरा आरसीसी में आप लोग का आरसीसी खत्म होने को हो जाएगा, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपना। तो देखिए इसमें हम करते क्या है, अपना क्यूब प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? क्यूब प्रिपेयर करते हैं अपना। और क्यूब की डायमेंशन देख लीजिए, अगर आप सिलेंड्रिकल क्यूब प्रिपेयर करोगे तो उसकी जो हाइट या लेंथ होगी वो 300 mm होगी और डाया जो होगा वो 150 mm होगा। लेकिन अगर आप क्यूबिकल
क्यूबिकल क्यूब प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्यूबिकल क्यूब प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी डायमेंशन 150, 150 और 150, यानी कि लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी जो है वो कितनी होगी, 150 mm होगी। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, अपना क्यूब को प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड क्यूब होता है, और स्टैंडर्ड क्यूब जो होता है वो 150 बाई 150 बाई 150 का होता है। फिर उस क्यूब को हम प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। अब 28 दिन तक ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो हाइड्रेशन है वो लगभग यहाँ पे 80-85% तक क्या है, कंप्लीट हो चुका होता है। तो 28 दिन तक हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग मतलब समझते हो, तराई करना, अपनी लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ बोलते हैं तराई करना। जब अपने आरसीसी का कोई मेम्बर बनता है तो उसमें 2-3 दिन तक लगातार उस पर पानी डालते रहते हैं ताकि उसका प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन हो सके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरिंग। तो उसका हम क्या करते हैं, प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं 28 दिन तक। फिर उसके बाद हम करते हैं क्या, अपनी जो CTM मशीन होती है या फिर UTM मशीन भी इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, उसके अंदर इस क्यूब को हम लेकर के जाते हैं और अपना क्या है, उस पर लोड अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो वो लोड, ठीक है, लोड की वो वैल्यू जिस पर ये हमारा जो क्यूब इसके अंदर हमने रखा है वो क्रश कर जाए। क्रश मतलब होता है, क्रश मतलब समझते हो ना, चूर चूर होना, मतलब टूट के बिखर जाना इस तरीके से। तो अगर ये मेंबर जो है हमारे, सॉरी ये क्यूब जो है हमारा, अगर जिस लोड पे ही क्रश कर गया, उस लोड को हम लेते हैं, ठीक है, उस लोड को हम लेते हैं, यानी कि जो पी लोड होगा ये वही लोड होगा जिस पे आपका जो कंक्रीट है वो फेल करेगा या क्रश करेगा। और जो हमारा क्यूब था, हमको मालूम है क्यूब की डायमेंशन 150 बाई 150 बाई 150 थी, तो इसका एरिया लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 बाई 150। और जो लोड हमने लिया, तो यहाँ पे लोड हमारा न्यूटन में रहेगा और जो एरिया है 150 बाई 150 तो mm² में रहेगा। तो ये जो हमको देगा वो हमको देगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे आप लोग का क्या था, एक इंडिविजुअल ब्लॉक आपने लिया था। क्या लिया था, एक इंडिविजुअल ब्लॉक लिया था आपने, सिर्फ एक ही ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, लगभग लगभग 100 क्यूब लोगे। कितने क्यूब लोगे, 100, और सभी की क्या करोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लोगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है ये आप लोगों को। अब आपने क्या करा, 100 क्यूब लिए, उन 100 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो क्या होती है। तो हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे 5% से ज़्यादा रिजल्ट, 5% से ज़्यादा रिजल्ट फेल नहीं होने चाहिए। ज़्यादा रिजल्ट जो हैं वो फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने कंक्रीट अपनी 100 क्यूब्स प्रिपेयर कर ली है, ठीक है, और हमें उनकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रखनी है वो FCK रखनी है। अभी समझते रहो, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने M20 FCK जो है वो कितना रखना है, 20 रखना। तो उनमें से जो हमने 100 क्यूब प्रिपेयर करें, उनमें से 95 क्यूब्स ऐसे होने चाहिए जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैंने अभी बोला था आपको 100 क्यूब्स प्रिपेयर करो आप, 100 क्यूब में से आप सबकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करो, तो उसमें से 95 यानी कि 95 क्यूब्स ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो 20 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होनी चाहिए। और केवल 5 क्यूब्स ही ऐसे होने चाहिए जिनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 20 न्यूटन पर mm² से कम हो, ठीक है। केवल 5 ही क्यूब ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 न्यूटन पर mm² से कम हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमको एक बाउंड्री मिल गई, हमको एक क्या बाउंड्री मिल गई कि इस बाउंड्री से कम जो है सिर्फ 5 क्यूब होने चाहिए और इससे ज़्यादा जो होने चाहिए वो 95 क्यूब्स होने चाहिए। तो ये जो बाउंड्री होगी ये हमको क्या बताएगी, ये बताएगी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, FCK को हमको बताएगी। समझ आया नहीं, FCK क्या होती है, कि एक ऐसी स्ट्रेंथ जिससे कम जो है वो केवल 5 ब्लॉक होने चाहिए और उससे ज़्यादा जो होने चाहिए वो 95 ब्लॉक की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होती है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला कि RCC खत्म होने को हो जाएगी, लेकिन ये वर्ड्स आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने का है, ठीक है। अब देखो, जो आपने करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली FCK, या आपने निकाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, अलग अलग उसके लिए होती है, अलग अलग एक इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए होती है। तो आपने जो FCK कैलकुलेट करी है, ये जो FCK आपने कैलकुलेट करी है ये डिपेंड करती है आप लोग की, किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो आपने ब्लॉक बनाया उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो ब्लॉक बनाया है वो आपने सिलेंड्रिकल बनाया है कि आपने ब्लॉक जो बनाया है वो क्यूबिकल बनाया है। वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी आप लोग की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैसे डिपेंड करेगी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें FCK की, तो डिपेंड करेगी क्यूब के साइज़ के ऊपर। अगर क्यूब का साइज़ कम है तो उसकी FCK क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर मान लो आप 150 mm का क्यूब ना प्रिपेयर करके आप चाह रहे हो कि मैं 100 mm का क्यूब प्रिपेयर करूँ, तो कर लो,
मना किसने किया, करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 mm का जब आप क्यूब प्रिपेयर करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी इस 150 वाले से। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर क्यूब का साइज़ कम होगा तो FCK की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर क्यूब का साइज़ ज़्यादा होगा, अगर क्यूब का साइज़ ज़्यादा कर दिया, सपोज आपने क्यूब बड़ा कर दिया कि आपने इस तरीके का और बड़ा क्यूब कोई ले लिया, ठीक है, और बड़ा क्यूब कोई ले लिया, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो बार बार हमसे पूछता है कि एक तो क्यूब की और सिलेंडर की, क्यूब की और सिलेंडर की स्ट्रेंथ को कंपेयर करवाता है वो। तो याद रखना, क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है वो 1.25 टाइम्स होती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ के। फिर से बोल रहा हूँ, क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है वो 1.25 टाइम्स होती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ के। ये लैब का डेटा है। और साथ में अगर हम बात करें तो सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होती है वो 0.8 टाइम्स होती है क्यूब की स्ट्रेंथ के। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से कैसे भी पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम हर एक क्वेश्चन करेंगे, अपना हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, साथ में हम बात करते हैं अपना टारगेट मीन स्ट्रेंथ की। सबसे पहले हमने देखा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC के। अब सेकंड आता है हमारे पास टारगेट मीन स्ट्रेंथ, जिसको हम FM या फिर हम क्या बोलते हैं, FT बोलते हैं। ठीक है, याद रखना FT, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, या फिर हम इसको FM बोलते हैं। अब देखिए FCK तो आपको मालूम पड़ गया कि आपको अगर मान लो कि 20 न्यूटन पर mm² की चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा 95 ब्लॉक्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए और 5 ही ब्लॉक्स होने चाहिए जो उससे कम हो। तो अगर हमको टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है FM इजिकल टू FCK, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस के 1.65 सिग्मा। तो यानी कि अगर हमको देखो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उतनी स्ट्रेंथ तो हमको चाहिए ही चाहिए, मतलब उतना स्ट्रेंथ का टारगेट लेकर के हम चलेंगे। जैसे कि कई बार होता है कि मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको मालूम है कि जो पिछले साल की कट ऑफ है वो 80 मार्क्स पे गई थी। तो आप क्या करोगे, अपना टारगेट लेकर के चलोगे कि यार मुझे 90 मार्क्स तो लेकर के ही आने। तो अगर आप 90 का टारगेट लेकर के चलोगे तो आपको मालूम है अगर किसी वजह से 90 नहीं आए तो 80 तो आएंगे ही आएंगे, 81 तो आएंगे आएंगे, 82 तो आ ही जाएंगे। तो आप क्या करते हो, टारगेट ज़्यादा का लेके चलते हो, और आपको मालूम है टारगेट जब आप ज़्यादा का लेके चलोगे तो कम तो आपको मिल ही जाएगा। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ वही होती है आप लोग की कि हम इसमें स्ट्रेंथ जो है, अगर हमको FCK चाहिए तो हम FCK से कुछ ज़्यादा लेकर के चलते हैं। तो FCK से जब हम कुछ ज़्यादा लेकर के चलते हैं तो FCK वाली वैल्यू तो हमको मिल ही जाती है। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला होता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है। देखो, FCK अगर सपोज हमें 20 न्यूटन पर MM² का, तो 20 हो जाएगा प्लस के 1.65 इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, बट हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि कोड में गिवन है। लेकिन आपको क्या है, टेबल याद कर लेनी। क्या, देखो ग्रेड भी बताएंगे क्या होती। अगर ग्रेड M10 से M15 के बीच है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू 3.5 होगी। M20 से M25 के बीच है तो 40 होगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू M30 है तो आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमको पता है, ये अब कांस्टेंट है, ये हमको पता है, तो हम निकाल लेंगे अपने टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी, है कि नहीं, सिंपल। तो ये आप देख लेना, अगर देखना चाहो तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बाकी इतना ये ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप करते हो इसको जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो देखना कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ आता है, जिसको हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हम इसको अपना बोलते हैं। ठीक है, अब ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमको देखिए, जो मीन स्ट्रेंथ है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ये बाउंड्री हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की है। तो इससे कम केबल कितने होने चाहिए, 5% ब्लॉक होने चाहिए, बाकी 95% क्या होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए। अब ये हमारे पास क्या, ये वैल्यू जो है इसको ही हम बोलते हैं 1.65 सिग्मा। ठीक है, ये हमारे पास होती है, तो इतनी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हमको लेकर के चलनी होती है, तो ये हम लेकर के चलेंगे तो इतना हमको मिल ही जाएगी। ठीक है, इतना तो हमको मिल ही जाएगी, इसके बीच कहीं भी मिलेगी तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में याद रखना, एक एग्जामिनर का एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो एरिया होता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का वो क्या देता है। तो याद रखना, जो एरिया होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का वो हमको नंबर ऑफ़ सैंपल देता है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ़ सैंपल हमने, कितने नंबर ऑफ़ क्यूब प्रिपेयर करें, तो वो हमको कौन देता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो एरिया होता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए आरसीसी तो हम पढ़ते हो गए यार, आप भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में होते हैं, साथ में उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट है, अभी ये हमारा चैप्टर चल रहा है पहला बेसिक, बेसिक चैप्टर चल रहा है, तो बेसिक चैप्टर लगभग लगभग आप मान के चलो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा ये। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स में जो हमारा इसका सेकंड लेक्चर होगा उसके साथ ही इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, जो ईएससी के क्वेश्चंस होंगे, गेट के क्वेश्चंस होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप बना लोगे तो बाकी एई जेई के एसएससी जेई के क्वेश्चन होंगे तो वो तो आप आराम से बना ही लोगे। ठीक है ना। और देखना ये थ्योरी पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन आप बनाओगे, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर कितने आसान क्वेश्चन है, खुद से बनते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप भरोसा रखो और पढ़ते जाओ और कंटेंट की वैल्यू को समझते जाओ कि कंटेंट है क्या, उसकी वैल्यू क्या है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि हमें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, हमें जब हम कंक्रीट का टेस्ट करते हैं, अपना कंक्रीट का टेस्ट करते हैं, तो वॉल्यूम के हिसाब से हमें नंबर ऑफ़ सैंपल प्रिपेयर करने होते हैं। तो याद रखना हमारे पास अगर कंक्रीट जो है, हमारे पास कंक्रीट का जो वॉल्यूम है 1 से 5 मीटर क्यूब है तो 1 सैंपल प्रिपेयर करेंगे, 6 से 15 है तो 2 प्रिपेयर करेंगे, और 16 से 30 है तो 3, और 31 से 50 है तो हमारे पास 4, और अगर हमारा 50 मीटर क्यूब से ज़्यादा का अगर कंक्रीट वर्क है तो हर 50 मीटर के लिए, हर 50 मीटर के लिए एक हम एडिशनल लेते रहेंगे, 4 तो रहेंगे ही रहेंगे, एक एडिशनल लेते रहेंगे हर 50 मीटर क्यूब के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमने एफसी की करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखी, दूसरी हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ देखी, अब आती टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जबकि हमको पता है टेंसाइल टेंशन में जो है वो वीक होती है हमारी कंक्रीट, लेकिन उसकी कुछ तो होगी ना, कुछ तो स्ट्रेंथ होगी ना, वही हम देख लेते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, देखो 2 तरीके की होती है, एक डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और एक फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है हमारी वो 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है किसकी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब सर ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? तो अभी तो मैंने आपको बताया था, जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, यूटीएम है, उससे हमने क्या करा था, एक इंडिविजुअल ब्लॉक का टेस्ट किया था। तो जो इंडिविजुअल ब्लॉक का टेस्ट किया था वो हमको क्या देगा? वो हमको देगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और उसका हम 1/10 निकाल लेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इसके साथ ही आता है हमारे पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर हम बोले मॉडुलस ऑफ रप्चर भी इसको बोलते हैं। तो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बेंडिंग में हमको देखने को मिलती है, हमको मालूम है कि अगर ये मान लीजिए बीम है और जब इस पर ट्रांसवर्स लोड आएगा तो ट्रांसवर्स लोड की वजह से ये जो बीम है हमारा वो कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगा, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? बेंड कर गया, यानी कि बेंडिंग को ये क्या बोलते हैं? फ्लेक्सुरल बोलते हैं। तो कितना यहाँ पे देखो, ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा, तो ये हमारी यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलती है? तो फ्लेक्सुरल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट की वो कितनी होती है? तो उसको हम FCR से लिखते हैं और वो 0.7 √FC के होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, FC के। यहाँ पे FCK की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है? न्यूटन पर mm² में होती है। ये एम्पेरिकल फार्मूले होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड फार्मूला होता है, और यहाँ पे FCR जो आएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना, ये आप लोगों को आई होप टेंसाइल और ये स्ट्रेंथ वगैरह क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? अब देखो यार, हमारा ऐसा तो है नहीं कि आज हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब बात ख़त्म होगी, फिर कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होते हैं, कुछ रिटन रूल बना दिए जाते हैं कि यार अगर आपको अगर इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है तो आप इन रूल्स को फॉलो कर लेना। तो जो हमारा कोड है वो उसी चीज़ को तो बताता है, IS 456/2000। तो इसमें कोड में क्या है, कुछ हमारी ग्रेड्स की बात करी गई है। अभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती हैं? स्ट्रेंथ के बेस पे होती हैं। किसके बेस पे होती हैं? स्ट्रेंथ के बेस पे होती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये कंक्रीट हमारी बनाई जाती है तो किस किस को मिला करके बनाई जाती है? सीमेंट को प्लस के फाइन एग्रीगेट को प्लस के कोर्स एग्रीगेट को, इनको मिला करके बनाई जाती है। तो इनमें किसका कितना प्रोपोर्शन है, मतलब किसका कितना अमाउंट है? तो इसमें मान लो कि सीमेंट हमारा 1 बोरी लगा है, फाइन एग्रीगेट 2 बोरी लगा है, और कोर्स एग्रीगेट हमारा मान लो 4 बोरी लगा है। तो इन सब का जो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, तो उनको मिला करके जो उसकी स्ट्रेंथ मिलती है उसके बेस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगी। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो M20 ग्रेड है। कितनी? M20। तो इसमें M का मतलब क्या है? मिक्स। M का मतलब क्या है? मिक्स। अब मिक्स भी मैं आपको बताऊँ तो 2 तरीके के होते हैं जिसका हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक नॉमिनल मिक्स होता है और एक हमारा स्टैंडर्ड मिक्स होता है।
एक स्टैंडर्ड मिक्स होता है, या डिज़ाइन मिक्स भी हम इसको बोलते हैं। डिज़ाइन मिक्स होता है, एक नॉमिनल मिक्स होता है। हमें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप एम समझो, M4 क्या होता है, मिक्स होता है। और ये 20 क्या है, तो 20 है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट द रेट ऑफ 20 डेज यानी कि 28 दिन के बाद, 28 दिन की क्यूरिंग के बाद उसकी जो हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, वो कितनी देखने को मिल रही है, वो हमारे पास होगी 20। तो 20 क्या है हमारे पास, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आप लोग की कंक्रीट की, कितने दिन के बाद, 28 दिन के बाद, ठीक है। तो हम करते क्या, अपना कुछ इस तरीके से अपना कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए सीमेंट है और सैंड है और एग्रीगेट है, इनके रेशियो में आप लोग को ये कंक्रीट जो है वो प्रिपेयर करी जाती है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये आपको दो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप जो ये इन चीज़ों को मिक्स करोगे, जैसे कि आपने अगर सपोज सीमेंट लिया 1, तो फाइन एग्रीगेट लोगे 3, तो कोर्स एग्रीगेट लोगे 6। तो ये जो आप मिलाओगे ना, ये देखो सीमेंट 1, ये आप लोग का इस तरीके से आप मिलाओगे सीमेंट को, सैंड को, ग्रेवल को। तो ये जो आप मिलाओगे, इन चीज़ों को मिक्स करोगे, यानी कि इन चीज़ों को जो मिक्स करने वाले हो वो बाई वेट मिक्स करने वाले हो, ठीक है। यानी कि जो मैं प्रोपोर्शन बता रहा हूँ आप लोग को, ये बाई वेट है बाई वेट कैसे है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे M10 है, तो सपोज आपने क्या लिया, 1 किलो सीमेंट लिया, तो 1 किलो सीमेंट लिया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 किलो फाइन एग्रीगेट लेना पड़ेगा, और 6 किलो क्या लेना पड़ेगा, कोर्स एग्रीगेट लेना पड़ेगा। ये आप लोग का बाई वेट है, इसका मतलब होता है बाई वेट। इस तरीके से आप लोग को क्या है, उनको मिक्सर को प्रिपेयर करना है। ऐसी M15 जो होता है 1:2:4 होता है। M20 जो होता है 1:1.5:3 होता है। M25 जो होता है 1:1:2 होता है। पोर्ट्स M30 जो होता है, ये आप लोग का देख लीजिए। M40 ये देख लीजिए। तो M30 जो आपका पोस्ट टेंशन में यूज होता है, M40 जो है वो प्री टेंशन में यूज होता है। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछता है कि प्री टेंशन में जो है वो कितना कंक्रीट हम यूज करते हैं, M40। पोस्ट टेंशन में कितना यूज करते हैं, M30। क्या प्री टेंशन होता है, क्या पोस्ट टेंशन होता है, सब बताऊंगा, लेकिन एक हर चीज़ का एक सही समय होता है, तो हम इसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट में बताएंगे। अब आप ऐसे समझो, प्री प्री मतलब एक बात बताओ, जो पहले आया है और जो पहले आया, जो बाद में आया, जो बाद में आया, जो पहला आया उसकी एज ज़्यादा होगी ना, जो पहला आया उसकी एज ज़्यादा होगी, और जो बाद में आया उसकी एज क्या होगी, कम होगी। तो आप ऐसे समझ लो, प्री टेंशन जो है उसकी एज ज़्यादा होगी, तो मतलब इसमें M40 यूज़ करेंगे। और जो बाद में आया, तो मतलब पोस्ट मतलब बाद में होता है, तो उसमें हम कितना यूज़ करेंगे, M30। ये बहुत अच्छा तरीका होता है याद रखने का। प्री मतलब जो पहला आया उसकी एज ज़्यादा होगी तो M40 यूज़ करेंगे, जो बाद में आया उसकी M30। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, एग्जामिनर बहुत होशियार होता है। देखो आप इसमें नोटिस करो, ये आपका फाइन एग्रीगेट है, ये आपका कोर्स एग्रीगेट है, ये फाइन एग्रीगेट, ये कोर्स एग्रीगेट, ये फाइन एग्रीगेट, ये कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स। तो यहाँ पे आप देखो, तो आपका जो कोर्स एग्रीगेट है, जो कोर्स एग्रीगेट है, लगभग लगभग 2 टाइम्स है किसके, लगभग नहीं यार, 2 टाइम्स ही है फाइन एग्रीगेट के। जैसे कि देखो 6 है, तो ये 3 का 2 टाइम्स है, 4 है 2 का 2 टाइम्स है, ये 3 है 1.5 का 2 टाइम्स है, ये 2 है, ये 1 का 2 टाइम्स है। यानी कि जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो फाइन एग्रीगेट का कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इस चीज़ को हम नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए हमारा छूट जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए अब नोट पॉइंट आते हैं हमारे पास। पहला नोट पॉइंट क्या आता है, देखिए मैं डिस्कस करूंगा आप लोग को पूरा IAS 4, 5, 6 भी डिस्कस करूंगा, उसके हिसाब से भी, तो परेशान नहीं होना, लोड नहीं लेना। ये वो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखो सबसे पहला, फॉर RCC के लिए बात करें तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होती है वो M20 होती है, याद रखना। RCC के लिए, RCC विद सी वाटर, अगर RCC हमारी सी वाटर के अंदर है तो वहाँ पर मिनिमम ग्रेड जो होती है वो M30 होती है। और PCC जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है विद सी वाटर, तो मिनिमम ग्रेड जो होती है वहाँ पे M20 होती है। प्री स्ट्रेस और प्री टेंशन में जो होती है आप लोग की M40 होती है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया, प्री टेंशन मतलब जो पहले आया, पोस्ट टेंशन जो बाद में आया, तो इसकी एज कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, यानी कि M40 होगा, ये M30 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की। यहाँ पे देखिए, कंसिडर द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। जब आप लोग पढ़ते हो तो आपने देखा होगा 0.67 FCK आप लिखते हो, क्योंकि FCK तो होगी हमारी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो 0.67 FCK क्या है, तो फॉर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर डिज़ाइन। हमको मालूम है जब हम अपनी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज़ के मटेरियल होते हैं, सबका साइज़ अलग अलग होता है। तो उसी साइज़ को कंसिडर करते हुए हम एक साइज इफ़ेक्ट लेकर के चलते हैं। हम क्या है, साइज इफ़ेक्ट लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो एफ सी के है आप लोग की, वो तो एक
प्रॉपर क्यूब की साइज़ है ना, जो एफ सी के हमारे स्ट्रेंथ मिल रही है वो तो एक क्यूब की स्ट्रेंथ मिली है, जिसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है 150 150 150 है। क्या सर सभी स्ट्रक्चर उसमें आरसीसी में जो बिल्डिंग में लगी हुई हैं वो 150 mm की होंगी? नहीं होंगी ना 150 mm की। भाई स्ट्रक्चर का मेंबर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, बीम तो कितना भी लेंथी हो सकता है, जब हर एक मेंबर 150 150 का नहीं होगा तो हम करते क्या हैं, अपना एक इफ़ेक्ट लेकर के चलते हैं, साइज़ का इफ़ेक्ट कंसिडर करते हैं कि हमको मालूम है कि हमने टेस्ट जो करा वो भले ही 150 पे करा है लेकिन मेंबर हमारा ज़्यादा हो सकता है, तो हम उसमें एक फैक्टर लेकर के चलते हैं, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को कुछ कम कर देते हैं। कितना? 0.67 एफ सी के। तो ये हमारे पास आता है 0.67 एफ सी के। अब देखो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब जब आप एफ सी के को डिवाइड करोगे 1.5 से तो आप लोगों के पास 0.67 एफ सी के आएगा, और बोलते हैं कि 1.5 जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ना बाबू ना, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना होता, इस चीज़ को समझ लो आप। 1.5 यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता, ये इफेक्ट ऑफ साइज़ को कंसिडर करके आप लोग का लिया जाता है, इसलिए कितना आता है 0.67 एफ सी के आता है। सपोज आपने M20 का कंक्रीट मिक्स किया, तो अगर आप उसको निकालोगे, उसका आप उसकी डिज़ाइन कंक्रीट की स्ट्रेंथ को निकालोगे, जब आप उसको कंसिडर करोगे इफेक्ट को, तो वहाँ पे आप लोग 13.4 मेगा पास्कल कंसिडर करके चलोगे। जो आपकी M20 वाली है उसकी स्ट्रेंथ को कितना मान करके चलोगे, 13.4, यानी कि लगभग 14 मेगा पास्कल आप उसको मान करके चलोगे, या उसको आप 13 मेगा पास्कल मान करके चलोगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसके साथ ही हम बात करेंगे, एक और होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक डिज़ाइन स्ट्रेंथ टू कंसिडर द क्वालिटी। अब देखो, अगर हम क्वालिटी कंसिडर कर रहे हैं, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं। तो क्वालिटी जब कंसिडर करते हैं तो उस समय हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपना कंसिडर करते हैं। तो 0.67 एफ सी की जो हमारी डिज़ाइन करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आई है, अब अगर हम करेक्टरिस्टिक डिज़ाइन स्ट्रेंथ को अगर हम निकालें क्वालिटी कंसिडर करके, तो हम यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं, और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 1.5 होता है। और जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.45 एफ सी के। और यही हमारी क्या होती है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। इसी स्ट्रेंथ को लेकर के, इसी स्ट्रेंथ को कंसीडर करके हम अपनी कोई भी आरसीसी की जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं भाई साहब, डिज़ाइन करते हैं। उसको क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं। तो आप लोग लेते हो ना 0.45 एफ सी के, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होता है, तो वो 0.45 एफ सी के देखो बाबू यहाँ से आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अपना डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट की बात करें तो जो पीसीसी होता है उसकी 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, आप लोग की 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है। और किलो न्यूटन में करोगे तो इसको आप एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऐसी आरसीसी की बात करोगे तो आरसीसी में कुछ सरिया यूज हो जाता है आप लोग का, यानी कि रेनफोर्समेंट यूज हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाती है, और 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाती है। तो ये आप लोग की होगी डेंसिटी। क्लियर? अब इसके बाद जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आप लोग के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बेसिक्स हम खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही जैसा मैंने आप लोग को बोला है कि हमारा जो ये कोर्स है वो आप देख लीजिए, बहुत बेहतरीन कोर्स चल रहा है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एप्लीकेशन की या प्ले स्टोर पर भी जा करके आप इसको देख सकते हो। VIP सिविल गुरु जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आप लोग को एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, बहुत कम प्राइस पे ये आप लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप इसको देखिए, इतने सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम मार्च के बाद है, ठीक है, मार्च के बाद कोई भी एग्ज़ाम है तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट कीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं गाइज। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारा नारा है, कंटेंट ही है हमारी पहचान, एक नंबर कंटेंट आप लोग को दे रहा हूँ, PDF वीडियो सब आप लोग को दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और क्या चाहिए यार आप लोग को सिलेक्शन के लिए। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को लिख लिख करके देखना है, आप लोग का सिलेक्शन होगा और 100% होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गाइज। वीडियो को यार लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।